हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बालाजी लर्निंग कोचिंग के एक और नए बेहतर वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ट्रांसफार्मर हमको आता तो है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो हम लिखेंगे कैसे। सब एकदम सरल है, बहुत ही इजी है। बस इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको एक भी समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर का टूटा फूटा चित्र बनाया है, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो ट्रांसफार्मर भैया होता क्या है। देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैंने आप लोगों को अभी हाल ही में दो परिभाषाएं बताई थी, एक स्व प्रेरण के बारे में बताया था, ठीक, और मैंने अन्योन्य प्रेरण के बारे में बताया था। अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या होती है, जब दो कुंडलियां क्या होती है भाई पास पास रखी जाती हैं और एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो जो पास रखी दूसरी कुंडली होती है उसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसी घटना को हम अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। बिल्कुल वही घटना यहाँ पर ट्रांसफार्मर में भी होती है। कैसे होती है चलिए यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो आपको मैंने बता दिया कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो ये ट्रांसफार्मर होता है इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करना। क्या करना भाई? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करना। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करता है ना, ये गलत आप सोच रहे हैं। और एग्जामिनर अगर आपसे पूछे तो कभी गलती मत कीजिएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को ये परिवर्तित करता है, अर्थात ये बढ़ाता भी है और घटाता भी है। इसी आधार पर यह कहा गया कि ट्रांसफार्मर भैया दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को परिवर्तित किया जाता है। और जो ये ट्रांसफार्मर है ये दिष्ट वोल्टताओं के लिए लागू नहीं होता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ प्रत्यावर्ती वोल्टताओं के लिए लागू होता है, इस बात को ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर भैया दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचयी ट्रांसफार्मर, ठीक है। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है, चलिए यहां पर डिटेल से आपको बता देते हैं। उच्चाई ट्रिक जानिए, ट्रिक क्या होती है उच्चाई ट्रांसफार्मर की। उच्चाई का मतलब वोल्टेज को उच्च करना, यानी निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करना क्या होता है भाई? उच्चाई ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को यहां पर लिखोगे। सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में तो आप लिख ही लोगे। फिर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, पहला उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर का काम होता है क्या? निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, क्योंकि मैंने बता दिया कि दिष्ट वोल्टेज के लिए लागू ही नहीं होता है। निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को किस में परिवर्तित करता है भाई? को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, ठीक है ना। कौन भाई? उच्चाई ट्रांसफार्मर। इसका नाम ही से पता चल रहा है, यही ट्रिक है इसकी। उच्चाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलना या परिवर्तित करना। अब अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है? बिल्कुल इसके उल्टा बोल दीजिए। अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है? अपचयी ट्रांसफार्मर जो होता है वो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या करता है भाई? परिवर्तित करता है। जैसे आपके गांव में भाई ट्रांसफार्मर रखे होंगे, आप देखिए 11,000 की लाइन आती है और जो 11,000 की लाइन आती है वहां पर जब ट्रांसफार्मर रखा जाता है तो उस कितना ज़्यादा 11,000 का वोल्टेज होता है। और हमारे घरों में क्या 11,000 वोल्टेज का करंट आता है? नहीं, 200 से 250 वोल्टेज का करंट आता है। तो ये क्या हुआ, वहां पर हाई प्रत्यावर्ती वोल्टेज था और उसको कम करके यहाँ पर 200 से 250 वोल्टेज तक हमारे घरों में भेजा गया। किसके द्वारा? अपचयी ट्रांसफार्मर के द्वारा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो अपचयी ट्रांसफार्मर क्या करता है? अपचयी ट्रांसफार्मर क्या करता है? उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। बताइए लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? वोल्टेज में बदलता है, ठीक। अब आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, तो ट्रांसफार्मर के बारे में लिख सकते हो। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है,
उच्चाई ट्रांसफार्मर के बारे में लिख सकते हो और अपचयी ट्रांसफार्मर के बारे में लिख सकते हो। लेकिन अभी उच्चाई और अपचयी ट्रांसफार्मर में कुछ बातें बताना बाकी है। चलिए यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। ठीक, अभी इसके बारे में पूरा बता रहे हैं, कार्य सिद्धांत ये कैसे कार्य करता है, मैंने फिगर बना दिया है इसीलिए। देखिए, जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, ये क्या करता है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसमें जो होता है, जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, इसमें दो देखिए आपकी क्या होती है, कुंडली होती है। इसमें एक होती है प्राथमिक कुंडली, और प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, मोटे तांबे के मोटे तारों के कम फेरे होते हैं। जो प्राथमिक कुंडली होती है, इसमें तांबे के मोटे तारों के कम फेरे होते हैं। ठीक है, किसमें भाई, आप कहोगे कि जो आपकी उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, इसमें इसकी प्राथमिक कुंडली में, किस कुंडली में भाई, प्राथमिक कुंडली में मोटे तांबे के मोटे तारों के कम फेरे होते हैं। और जो द्वितीय कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली, इसमें पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। तार किसका होता है भाई, तांबे का होता है। ठीक, और बीच में क्या होती है, ये आपकी होती है करोड़। क्या होती है भाई, करोड़। ठीक है, ये आपकी है द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली। ठीक, तो यहां पर आप बताओगे कि उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तारों के कम फेरे होते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में तांबे के पतले तारों के ज्यादा फेरे होते हैं, मैक्सिमम फेरे होते हैं प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा। और उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसी प्रकार अगर तुमको अपचयी ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना है, तो इसकी जो प्राथमिक कुंडली होती है, इसकी जो प्राथमिक कुंडली होती है, इसमें तांबे के पतले तारों के ज्यादा फेरे होते हैं। उल्टा बिल्कुल आपको बोलना है इसमें। ठीक, ऐसे आप फिगर बना लेना। ठीक, ये प्राथमिक कुंडली हो जाएगी, किसकी प्राथमिक कुंडली हो जाएगी, अपचयी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली हो जाएगी। ठीक, बीच में हम करोड़ यहां पर बना देंगे, ये करोड़ आपकी हो जाती है। और इसके बाद इसमें जो द्वितीय कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली किसमें भाई, अपचयी ट्रांसफार्मर में जो द्वितीय कुंडली होती है, इसमें तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं। बिल्कुल उल्टा आपको बोलना है ऐसे। ठीक है ना, तो ये आपकी हो गई द्वितीय कुंडली। किसकी द्वितीय कुंडली हो गई भाई, अपचयी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली हो गई। बताइए भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, अपचयी ट्रांसफार्मर क्या करता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, और द्वितीय कुंडली में तांबे के पतले तार के ज्यादा फेरे होते हैं। जबकि अपचयी ट्रांसफार्मर में की प्राथमिक कुंडली में तांबे के पतले तार के ज्यादा फेरे होते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं। इस तरीके से उच्चाई और मैंने अपचयी ट्रांसफार्मर को क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि समझ में इतना आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न में आगे। इसकी संरचना क्या होती है, ट्रांसफार्मर की संरचना को कैसे लिखना है एकदम सरल भाषा में। ठीक है ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट भाई जल्दी से लीजिए, फिर इसको हम रफ करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम ये आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि आप ट्रांसफार्मर की संरचना कैसे लिखेंगे, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको बताते हैं कि ट्रांसफार्मर की आप संरचना कैसे लिखेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में आपको यहाँ पर हम बताएंगे, और सबसे आसान शब्दों में भाई, ठीक, जिससे आप कभी ना भूलें। तो आप अगर उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर के बारे में जान गए हैं, तो संरचना देखिए ट्रांसफार्मर की आप कैसे लिखोगे। सबसे आसान भाषा में आप हेडिंग डालोगे संरचना या रचना, संरचना या रचना। संरचना में आप कहोगे, यहां पर आप देख सकते हो ये आयताकार क्या है भाई, प्लेटें हैं। ठीक, आयताकार पत्तियां हैं। ठीक है, जो कि कच्चे लोहे की होती है। क्या की होती है, कच्चे लोहे की होती है, और पटलित क्रोड के रूप में होती है। ठीक है, ये वृत्ताकार भी होती हैं और आयताकार, दोनों रूप में होती हैं। ठीक है ना, किसी किसी ट्रांसफार्मर में वृत्ताकार या गोलाकार होती है, और किसी किसी ट्रांसफार्मर में आयताकार होती है। तो आप इसमें पहली लाइन क्या लिखोगे, मेरी बात को सुनिएगा, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा, है ना। आप ऐसे ही लिख डालोगे। आप कहोगे, ट्रांसफार्मर को ध्यान से देखिए, आप कहोगे कि इसमें कच्चे लोहे की आयताकार पत्तियां जो होती हैं वो पटलित क्रोड के रूप में होती हैं। पटलित क्रोड का मतलब समझते हो, आयताकार एकदम पत्ती पत्तियां होती हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें कच्चे लोहे की आयताकार या गोलाकार दोनों प्रकार की पत्तियां होती हैं, जो कि पटलित, ध्यान दीजिएगा, पटलित क्रोड के रूप में होती है। किस रूप में होती है भाई, पटलित क्रोड के रूप में होती है। पहली लाइन ये होगी। दूसरी लाइन आपको इसमें यह बोलना है कि जो ये पत्तियां होती हैं, इसी से रिलेटेड आपको बोलना है, जो ये पत्तियां होती हैं ये
वार्निश के द्वारा एक दूसरे से क्या होती है भाई, जुड़ी होती है। ये कई सारी पत्तियां हैं ना, तो ये जो जुड़ी होती हैं वार्निश के द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक, वार्निश क्यों लगाई जाती है, जिससे ये एक दूसरे से अलग रहें, पृथक करत रहें, यानी अलग अलग रहें। अच्छा, ये अलग अलग क्यों हैं, अलग अलग जब रहती हैं तो ये कम भंवर धाराएं उत्पन्न करती हैं। जब ये कम भंवर धाराएं उत्पन्न करती हैं तो जो विद्युत ऊर्जा का ह्रास होता है वो कम होता है। क्लियर है? तो आप लिखोगे कि इसमें क्या होता है, इसमें कच्चे लोहे की आयताकार या गोलाकार पत्तियां पटलित क्रोड के रूप में होती हैं और एक दूसरे के बीच में वार्निश द्वारा जुड़ी होती हैं, जिससे ये अलग अलग रहें। और अलग अलग रहने से ये क्या होती हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न कम करती हैं। और जब कम भंवर धाराएं उत्पन्न करती हैं तो विद्युत ऊर्जा का ह्रास भी कम होता है। ठीक, दूसरी बात, अब इसमें आपको लिखना है कि इसमें दो कुंडलियां होती हैं। ट्रांसफार्मर किसी भी प्रकार का हो, दो कुंडलियां आप देख रहे हो, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली। उच्चाई ट्रांसफार्मर होती है तो उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती तो दोनों कुंडलियां है ना। तो अब आगे संरचना में ये लिखोगे कि इसमें दो आपकी क्या होती है, कुंडलियां होती हैं। एक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है, और एक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। अगली बात आपको संरचना में ये लिखना है कि इस ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। एक कुंडली में तांबे के जो तार होता है भाई तांबे का होता है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें जो कुंडलियां होती हैं, इसकी एक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे आप लिख सकते हो कि जो आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर में होता है उसकी प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में तांबे के पतले तार के ज़्यादा फेरे होते हैं। जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में पतले तांबे के तार के अधिक फेरे होते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं। इस तरीके से आप संरचना लिख सकते हो। ठीक है, एक बार अगेन मैं बोले दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संरचना में आपको क्या लिखना है, इसमें कच्चे लोहे या नर्म लोहा बोल सकते हो कि आयताकार अथवा वृत्ताकार पत्तियां जो होती हैं वो पटलित क्रोड के रूप में होती हैं और ये जो पत्तियां होती हैं वो वार्निश द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ठीक है ना, जिससे ये अलग अलग रहें। और अलग अलग रहेंगे तो ये भंवर धाराएं क्या करती हैं, कम उत्पन्न करती हैं। और जब ये भंवर धाराएं कम उत्पन्न करेंगे तो जो विद्युत ऊर्जा का ह्रास होगा वो आपका कम होगा। क्लियर हो इतनी बात? अब इसमें अगली लाइन लिखना है आपको, इसमें दो कुंडलियां होती हैं। एक कुंडली में तांबे के तार के ज़्यादा फेरे होते हैं, जबकि एक कुंडली में तांबे के तार के कम फेरे होते हैं। जबकि यहाँ पर बताया गया जैसे आपके ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो उसकी प्राथमिक कुंडली में तांबे के तार के कम फेरे होते हैं और द्वितीय कुंडली में तांबे के तार के अधिक फेरे होते हैं। जबकि जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होता है इसके प्राथमिक कुंडली में तांबे के तार के ज़्यादा फेरे होते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में तांबे के तार के कम फेरे होते हैं। ये आपकी हो गई भाई संरचना। बताइए इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? अब चलिए आगे आपको हम बताते हैं इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है। ठीक है ना, चलिए कार्य सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पर हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक, संरचना तो आप सभी लोग लिख लोगे, अब उम्मीद करता हूँ लिख लोगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कार्य सिद्धांत की। ठीक है, कार्य सिद्धांत ये कैसे कार्य करता है ना। कार्य सिद्धांत में आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा। कार्य सिद्धांत में आपको ये लिखना है कि इसमें जो कार्य सिद्धांत के बारे में क्या लिखना है, कार्य सिद्धांत में ये लिखना है कि जब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक प्राथमिक कुंडली मैंने आपके सामने ऊपर लगाई हुई, नीचे ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली लगी हुई। ठीक है ना, ठीक। अब जो प्राथमिक कुंडली है, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक कुंडली को हम क्या करते हैं, उसको AC मेंस यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देते हैं। और जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी जो ये आयताकार नर्म लोहे की क्या होती हैं भाई, पत्तियां होती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, चुंबकन तथा विचुंबकन की घटना होती है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो देखिए अन्योन प्रेरण की घटना में आपको बताया गया था कि एक कुंडली में अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो पास रखिए जो द्वितीय कुंडली होती है, ये नीचे वाली कौन सी भाई, द्वितीय कुंडली, पास रखी जो द्वितीय कुंडली होती है उसमें भी क्या होता है, एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना,
यह तो बताया गया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राथमिक कुंडली होती है इसको जब हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज से क्या करते हैं, और इसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज जब देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, चुंबकन और विचुंबकन की घटना होती है। किसके बीच, इस आयताकार पत्तियों के बीच में, ठीक है, जिससे क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जब यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से पास रखी द्वितीयक कुंडली में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कार्य सिद्धांत में आपको यही लिखना है कि इसमें क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार यहाँ पर हमें क्या, निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। ठीक, यहाँ से निवेशी वोल्टेज, यहाँ पर निर्गत वोल्टेज हमें मिल जाता है। अब वोल्टेज आपको जैसे वहाँ पर कुंडली आपकी, ये जो ट्रांसफार्मर है आपका, अगर ये ट्रांसफार्मर आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर है तो निर्गत वोल्टेज आपको उच्च प्राप्त होगा। अगर ये ट्रांसफार्मर अपचयी ट्रांसफार्मर है तो आप अपचयी ट्रांसफार्मर की क्या होता है, वोल्टेज निम्न वोल्टेज प्राप्त होता है, यानी उच्च से निम्न वोल्टेज हमें प्राप्त होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी प्राथमिक कुंडली को हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देते हैं, जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और पास रखी द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस तरीके से हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर आपको कार्य सिद्धांत में ये भी लिखना है कि माना, जैसे हमने मान लिया कि माना प्राथमिक जो कुंडली है, प्राथमिक कुंडली ऊपर वाली, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में अगर हम मान लें कि फेरों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या, वैसे फेरों की संख्या को n से लिखा जाता है, लेकिन प्राथमिक यानी प्राइमरी कुंडली की बात करें तो np बोल देंगे। माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या np, तथा जो द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली, ठीक, दूसरी वाली कुंडली, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, इसको मान लेते हैं फेरों की संख्या। सेकेंडरी कुंडली इसको बोलते हैं, फेरों की संख्या को n से लिखा जाता है, ns लिख देंगे, है, ठीक है, समझ गए कि नहीं? द्वितीय कुंडली जो उसमें फेरों की संख्या को हमने ns से लिख लिया और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या np मैंने लिख लिया, ठीक है। तथा कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना है आपका, डेल फाई है। तो चुंबकीय फ्लक्स दोनों में सेम होगा, है ना, इसमें जितना चुंबकीय फ्लक्स होगा डेल फाई तो इसमें भी होगा। तो आपने क्या पढ़ा है, फैराडे के प्रथम नियम से आपने पढ़ा है, फैराडे के प्रथम नियम को हम क्या बोलते हैं भाई, न्यूमैन का नियम बोलते हैं। प्रथम नियम से क्या करेंगे हम, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान निकालेंगे और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फैराडे के प्रथम नियम से प्राथमिक कुंडली में, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में क्या भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल। आपने पढ़ा है फैराडे के नियम में कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो E इक्वल टू होता है माइनस का n डेल फाई अपान में क्या होता है, डेल टी। अब फ्लक्स में जो है वो दोनों का तो सेम है, लेकिन जो आपकी फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में वो np बोली गई है और इसमें जो विद्युत वाहक बल है उसको मैं ep से लिख देता हूँ क्योंकि ये प्राथमिक कुंडली का है। अब इसी तरीके से इसी प्रकार हम क्या करेंगे, द्वितीय कुंडली में निकाल लेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में, किसमें भाई, द्वितीय कुंडली में निकाल लेंगे। तो द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ES हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी कुंडली है, द्वितीय कुंडली, इसको ES से लिख देंगे, सूत्र यही फैराडे के नियम से ही लगाएंगे, ठीक, माइनस फेरों की संख्या कितनी है द्वितीय कुंडली में, NS, और डेल फाई अपान में कितना हो जाएगा, डेल टी। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे और लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, 1 से क्या करने पर, भाग करेंगे समीकरण 2 को 1 से, तो समीकरण 2 ऊपर लिखेंगे ES LHS इसका और यहाँ पर बटे में लिखेंगे EP, समीकरण 1 का LHS इधर लिखेंगे, बराबर ES का मान है माइनस का NS डेल फाई अपान में कितना है भाई, डेल टी, और EP जो आपका प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल है वो कितना है आपका, माइनस का NP डेल फाई अपान में डेल टी। अब आप देखो तो डेल फाई अपान डेल टी से डेल फाई अपान डेल टी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सूत्र आपका निकल के क्या आ जाएगा, सूत्र निकल के आ जाएगा ES यानी द्वितीय कुंडली का जो विद्युत वाहक बल है बटे में जो प्राथमिक कुंडली यानी प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल EP है उसका मान किसके बराबर हो जाएगा आपका, NS अपान में किसके बराबर हो जाएगा, NP के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
मतलब हम सूत्र लगा सकते हैं अगर हमको ये पता चल जाए कि प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल है वो कितना और द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना है, और एक कुंडली में फेरों की संख्या दे दी जाए और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम इस सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको ये भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, VS अपान में VP यानी वोल्टेज की अगर बात करें तब भी हम इसी सूत्र को लगा सकते हैं, NS अपान में NP। और इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इस रेशियो को हम बोलते हैं परिणमन अनुपात। याद रखिएगा, परिणमन अनुपात के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसी अनुपात को परिणमन अनुपात भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब वोल्टेज जो होती है वो धारा के विद्युत समानुपाती होती है, तो जब यहाँ पर जैसे VS अपान VP निकालें, सेकेंडरी ये द्वितीय कुंडली का वोल्टेज बटे प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज बराबर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, यही तो है ना। लेकिन धारा के पदों में लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज होता है धारा के विद्युत समानुपाती होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात है वो दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। इस सूत्र का मैंने निगमन करना भी आपको बता दिया कार्य सिद्धांत के माध्यम से। वैसे तो ट्रांसफार्मर देखा जाए तो बहुत ही कम समय में मैंने पूरी चीज़ डिस्कस कर दी है। मैंने यहाँ पर यह भी बता दिया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, किस सिद्धांत पर आधारित है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी संरचना कैसे लिखना है और इसका कार्य सिद्धांत कैसे लिखना है और परिणमन अनुपात आपको कैसे ज्ञात करना है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को अपने मित्रों में से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।